Hello friends, hello student. Again, I have started the same lesson with another topic. This is the topic interlinking production across the countries. Means I want to tell you about the topic that how does MNCs you will say control the production. ठीक है ना, मतलब MNCs कैसे अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, कैसे बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना, जैसे आपको पता भी चल गया होगा कि MNCs होती क्या है। MNCs का मतलब होता है कि एक ऐसी बिजनेस यूनिट जो कि प्रोडक्शन पे या उनका जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से वो कंपनी के अपने मतलब जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके ऊपर रखती हैं। ना केवल ये वर्ल्ड वाइड सेलिंग करती हैं बल्कि ये प्रोडक्शन भी वर्ल्ड वाइड करती हैं। यानी कि ये जो छोटे मोटे दुकानदारों की तरीके से या छोटे मोटे जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनकी तरीके से ये सेलिंग नहीं करती हैं, बल्कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से 60 से ज़्यादा भी देशों में ये लोग अपना व्यापार करती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात होती है। जैसे कि जो इनिशियल्स जो लेती हैं एमएनसीज, वो सबसे पहले क्या लेती हैं कि उनकी जो मार्केट के पास है पहुंच हो, पहली बात तो। दूसरी बात, उनको जो लेबर मिले वो स्किल्ड भी हो अनस्किल्ड भी हो, वो भी बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट में हो। ठीक है ना, लोअर कॉस्ट में होगी तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो भी अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है अगर उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर बेहतर साबित हो रही हैं तो ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से जहाँ पर अवेलेबल होती हैं जिन देशों में, वहाँ पर वो निश्चित रूप से माइग्रेट करती हैं, वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए एमएनसी जो होती है कैसे अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। सबसे पहले प्रोडक्शन का कंट्रोल करने का उनका तरीका होता है कि अपनी जो यूनिट होती है फैक्ट्री की या फिर ऑफिसेज की, उनको सेटअप करना। और सेटअप करने पर वो दो काम करती हैं। पहला काम तो करती हैं इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है ना, यानी कि वो वहाँ पर पैसा खर्च करती हैं। और पैसा खर्च किस पे करती हैं? लैंड पे, ज़मीन पे, लेबर पे, मशीन पे। ठीक है ना, रॉ मटेरियल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पावर सप्लाई पे, ऐसी बहुत सी चीज़ों पर करती हैं। यदि यही तरीका अगर कोई फॉरेन एमएनसीज अपनाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो फॉरेन सबसे पहला जो उनका पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि वहाँ पर पैसा लेके जाना। और वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पैसा जब लेके जाती हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि उनको पता है जिन देशों में वो जा रही हैं वहाँ पर उनको मतलब उनकी टक्कर लेने वाले कोई भी दूसरे बिजनेसमैन नहीं मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सर्च करके रेकी करके ऐसे देशों में जाती हैं जहाँ पर उनको वाकई में बेनिफिट मिलने वाला हो। ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहला तो वो अपना पहला स्टेप्स कि वो अपने फैक्ट्रीज़ को ऑफिसेज़ को सेटअप करती हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर आसानी से वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये या आप बोल सकते हो ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का, कि इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है ना। और जब ऐसा इन्वेस्टमेंट है किसी दूसरे देश की एजेंसीज़ के द्वारा किसी दूसरे देश में जाके किया जाता है तो निश्चित तौर पर इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। फिर दूसरा जो स्टेप होता है एमएनसीज के द्वारा बिजनेस को कंट्रोल करने का या प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का, वो होता है सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज। यानी कि जब वहाँ पर पहुँच जाती हैं तो उनका दूसरा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि किसी भी लोकल कंपनी को मतलब ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है ना, उसके साथ मिलके काम किया जाए। अब जब किसी लोकल कंपनी के साथ ये मिलके काम करती हैं तो उस लोकल कंपनी को भी दोहरा बेनिफिट मिल जाता है। दोहरा बेनिफिट कैसे मिलता है? एक तो उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर किया जाता है। जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस कंपनी को जो पैसा मिलता है एमएनसीज के द्वारा तो वो लैंड्स को, रॉ मटेरियल को, पावर रिसोर्सेज को, ऐसी बहुत सी चीज़ों को, लेबर्स को, ठीक है ना, खरीदने में इस पैसे का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एक तरीके से। क्योंकि देखा जाए एमएनसीज किसी न किसी बेनिफिट में ही इन इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को कर रही हैं। यानी कि जो लोकल कंपनीज़ हैं वहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम भविष्य में पड़ सकती है। ठीक है ना, उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। फिर इसके बाद अलावा जो दूसरा बेनिफिट होता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि उनको घर बैठे बैठे विदेशों में भी नहीं आना पड़ता है और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी उनको एमएनसीज की वजह से मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। ठीक है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है उनके ना केवल प्रोडक्ट को मतलब क्वालिटी को बढ़ाती है, बल्कि
उनके जो प्रोडक्शन की जो एक तरीके से प्रोसेस होता है उसको भी 4 गुना कर देती है, ठीक है ना। तो ये 2 बेनिफिट देखने को मिलते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा जो उनका होता है प्रोसेस, प्लेस ऑर्डर स्मॉल प्रोड्यूसर इन डेवलप कंट्रीज, यानी कि जो एमएनसीज होती हैं अब क्योंकि वो एक अपने ब्रांड के रूप में बदल चुकी हैं, तो क्या करती हैं कि वो किसी डेवलप कंट्रीज में जाके इनके छोटे मोटे प्रोड्यूसर को वो मतलब एक तरीके से हायर करती हैं, ओवरटेक करती हैं और इस तरीके से उनको ऑर्डर देती हैं प्रोडक्ट को बनाने का। जैसे कि सपोज़ करिए पतंजलि है, अब पतंजलि जो है वो छोटे मोटे प्रोड्यूसर जो इंडिया में है उनको ऑर्डर देती है कि भाई आपको ये प्रोडक्शन हमारे लिए बनाना है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, जब प्रोडक्शन बन जाता है तो उन प्रोड्यूसर को बोला जाता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं उनको सप्लाई करना है किसको, एमएनसीज को, ठीक है ना। जब एमएनसीज उनको अपने पास ले लेती है तो यही एमएनसीज इन प्रोडक्ट को, ठीक है ना, दूसरे देशों में जाके बेचती है। बट ये प्रोडक्ट तो एमएनसीज ने नहीं बनाए, ये तो बात समझने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जो एमएनसीज हैं यहाँ पर अपना ब्रांड यूज़ कर रही है, अपना नाम यूज़ कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो नाम है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आपको पता ही होगा जो ब्रांड होता है वही बिकता है, ना केवल कोई मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है वो बिक रही है, ठीक है ना। क्वालिटी वाली चीज़ के सामने अगर ब्रांड वाली चीज़ रख दी जाए तो ब्रांड वाली चीज़ निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत में बिकेगी, बहुत जल्दी बिकेगी। जो ब्रांड होता है इसका बेनिफिट एमएनसीज लेने लगती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी वो पार्टनरशिप भी कर लेती हैं किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ, किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके। जब वहाँ पर मतलब इस प्रकार का पार्टनरशिप करती हैं किसी कंपनी के साथ सप्लाईज के लिए वो भी, ठीक है ना, तो कभी कभी वो या तो कंपटीशन करती हैं या फिर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है, इतना ज़्यादा पैसा होता है कि उन कंपनीज को वो हायर कर लेती हैं, खरीद भी लेती हैं, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में जब किसी कंपनी को खरीद लिया जाता है तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट एमएनसीज ही लेती है, लेकिन जो जो बेनिफिट होता है, ठीक है ना, लोकल कंपनी को भी मिलता है। लेकिन लोकल कंपनी यहाँ पर एक प्रॉब्लम में पड़ सकती है। वैसे तो देखा जाता है कि अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। हाँ, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी हैं फिलहाल तो। हाँ, जो बड़ी कंपनीज हैं लोकल कंपनी के तौर पर वो निश्चित तौर पर बेनिफिट ले रही हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, तो है कारगिल फूड का, दूसरा है फोर्ड मोटर का। अब जो कारगिल जो कि अमेरिका की एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी है जिसका कि 155 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि तकरीबन 70 देशों में काम कर रही है, ठीक है ना। इसके पास करीबन 1,55,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, और 125 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इसके मतलब साझेदार हैं पूरे वर्ल्ड में। तो देखा जाता है जो परक फूड को इसने क्या किया है, एक तरीके से खरीद लिया है, ठीक है ना। परक फूड वही कंपनी है जो कि 4 इसके रिफाइनरी है पूरे इंडिया में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानी मानी कंपनी थी। तो परक फूड को कारगिल फूड ने क्या किया, खरीद लिया। इस तरीके से अब जो ये मतलब कारगिल फूड है प्रतिदिन के करीबन 2 लाख से ज़्यादा पाउच बनाने लगी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बेनिफिट जो है वो लोकल कंपनी को भी मिला कि उसका प्रोडक्शन यूनिट बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन साथ में जो परक फूड है, परक फूड के नाम से अब तेल नहीं बिकेगा, बल्कि जो एडिबल ऑयल है वो कारगिल फूड के नाम से ही बिकेगा। तो ये क्या हो गया, ब्रांडिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फोर्ड मोटर। अब फोर्ड मोटर जो है इंडिया में 1995 में आई थी। चेन्नई में इसने प्लांट लगाया और चेन्नई में प्लांट लगाने के साथ साथ ये 17 अरब रुपीज़ लेके आई थी साथ में, ठीक है ना स्टूडेंट। और 17 अरब रुपीज़ को इसने इन्वेस्ट किया इंडिया में, और किस कंपनी के साथ इसने ज्वाइन किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर इसने 10 साल तक काम किया। जो उसका टर्नओवर था वो विदिन 10 ईयर पूरा हो गया 1995 में। 2005 में इसने अपना पूरा 17 अरब रुपीज़ का जो टारगेट था पूरा कर लिया। लेकिन फिलहाल अभी 2014 में इसने 77,000 जो कार्स होती हैं वो इंडियन मार्केट में बेच दी, और 77,000 कार्स उसने मतलब साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में उसने जाके बेच दी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एमएनसीज हैं उन्होंने अपना ब्रांड यूज़ किया और दूसरी कंपनी को टाई अप करके ज्वाइन करके ना अपना प्रभाव जमाया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एमएनसीज। अब पावर एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो कुछ एमएनसीज ऐसी हैं वर्ल्ड की जिनका जो टर्नओवर है, वेल्थ है, वो छोटे मोटे देशों की जीडीपी से भी बढ़ा है। ऐसे 4-6 कंट्री भी आपस में मिल जाएं तो उनका जीडीपी की जो टर्नओवर है वो इन एमएनसीज के सामने बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने
पावर को, इन्फ्लुएंस को यूज़ किया है और किस तरीके से ये मतलब लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाती चली जा रही है। बिल्कुल वही चीज़ है कि आने वाले दिनों में हमें एमएनसीज़ के द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट ही मिलने वाले हैं और लोकल जो ट्रेडर हैं, लोकल जो बिजनेसमैन हैं, लोकल जो प्रोड्यूसर हैं, उनके प्रोडक्ट शायद ही हमें देखने को मिलें। अगर जिस तरीके से एमएनसीज़ के बढ़ते प्रभाव को देखा जा रहा है, तो अगर स्वदेशीकरण इसका सॉल्यूशन है देखा जाए तो एक तरीके से, जैसे पतंजलि है वो स्वदेशीकरण को बढ़ाने वाली कंपनी है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो अगर आगे आती हैं, ठीक है ना, जो कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती हैं और इस प्रकार के जो मतलब व्यवसायीकरण हो रहा है किसका, भूमंडलीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का, यूनिवर्सलाइजेशन का, अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोकल प्रोड्यूसर ना के बराबर रहेंगे मार्केट में। और ऐसी कंडीशन में जो जो मतलब एक तरीके से कस्टमर है वो एडिक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट एडिक्ट हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि हर प्रोडक्ट के पीछे वो भागेगा, क्योंकि एमएनसी उसको इस प्रकार से एडिक्शन बना देंगी, उसका एडिक्टेड बना देंगे उसका, ठीक है ना। तो आने वाले दिनों में मतलब जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरीके से एमएनसी की कंट्रोल में आ जाएगा, इवन कस्टमर भी कंट्रोल में आ जाएगा, इंडस्ट्री भी कंट्रोल में आ जाएंगी, प्रोड्यूसर भी कंट्रोल में आ जाएंगे, एवरीथिंग, इवन द गवर्नमेंट आल्सो कंट्रोल बाय द एमएनसीज, ठीक है ना। तो ये इसके फिलहाल दुष्प्रभाव हैं, हम लोग इनके जो नेगेटिव फैक्टर हैं इनको बाद में आगे चल के ब्रॉडली देख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।